ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की हमारी क्लास लास्ट टाइम पे हमने जहाँ से छोड़ी थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और थोड़ा सा रिव्यू करते हुए ताकि अगर कुछ नए बच्चे जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है वो भी हमारा साथ दे सकें आज की क्लास के लिए। सो हेयर इज द लास्ट क्लास। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था, और जो बेसिक से है हमने उनको बिल्कुल स्टार्ट किया था। हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे किए थे। साथ में हमने इक्वेशंस को कुछ सॉल्व किया था, सॉल्व फॉर एक्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं इक्वेशन पे, किस तरीके से चीजें अप्लाई होती हैं। फैक्टराइजेशन को भी हमने थोड़ा सा देखा था, उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, सिंपल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये कुछ टेक्निक्स भी हमने यूज की थी। उसके बाद फिर हमने ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोले थे, ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन था जिस पे हमने जो है हमारी क्लास एंड हुई थी। तो ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। आई होप ये आप सब लोगों में से काफी उन्हें कर दिया होगा। और जी मैंने होमवर्क भी दिया था। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था जो हमने किया था साथ में सॉल्व, एंड आई होप बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके टेक्स्ट करके भी मुझे बताया था, उन्होंने भेजा भी था ये क्वेश्चन। सो इट्स गुड कि आप लोग ये समझ गए, और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इनको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को देखें कि ये है पॉलिनोमियल्स विथ मल्टीपल वेरिएबल्स। जब हमारे पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं ना। अब ये जो आप लोगों देखें कि ये एक ब्रैकेट है, इसमें तीन टर्म्स हैं, और ये दूसरी ब्रैकेट है, इसमें भी तीन टर्म्स हैं। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को चैट में ही मुझे बता दें कि इस तरह के अगर कोई एक्सप्रेशंस आते हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई कर पाते हैं, कर लेते हैं इजीली, या फिर कोई कंफ्यूजन कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं इसको करवा के आप लोगों को बताती हूँ कि इसको हम कैसे करते हैं। अगर सिंपली सबको आता है जी कर लेते हैं तो करवा दें मैम। ओके चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली एक ब्रैकेट लेंगे आप, सही है। पहले किसी भी ब्रैकेट को फिक्स करें। इस ब्रैकेट को अगर हम फर्स्ट वाली ब्रैकेट को फिक्स कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाली इसकी पहली टर्म लेंगे, इस ब्रैकेट की पहली टर्म लेंगे x, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरी ब्रैकेट में जितनी टर्म्स हैं उन सब के साथ। ठीक है, फिर हम साइन यूज करेंगे, जो इसके साथ साइन है वही साइन यूज होगी, जो इस टर्म के साथ साइन है वही साइन यूज होगी। फिर हम दूसरी टर्म लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट की, फिर हम दोबारा से पूरी ब्रैकेट सेकंड वाली लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर हमने प्लस का साइन यूज किया था क्योंकि इस टर्म प्लस की टर्म थी। अब हम इससे नेगेटिव की टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोबारा से पूरी ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपली आपको ये तो पता है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को फिर y से, फिर x को z से, इसी तरह से इसमें भी ये करेंगे सेकंड टर्म के साथ, और थर्ड टर्म के साथ भी ये करेंगे। फिर एंड में जब हम सारी चीजें सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हम लाइक टर्म्स देखेंगे और अनलाइक टर्म्स देखेंगे। अनलाइक टर्म्स जो है उनको छोड़ देंगे, और जो लाइक टर्म्स होंगी हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है वो बना लेंगे। सही है। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली टर्म बन रही है हमारे पास एक्स स्क्वायर की, ठीक है, माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है। फिर दूसरी टर्म बन रही है एक्स वाई की, फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है। और हमारे पास तीसरी टर्म जो बन रही है वो एक्स जेड की बन रही है। ये टर्म्स बन गई। उसके बाद इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस थर्ड वाली टर्म को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंड में जो लाइक टर्म्स होंगी हम उनको एड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इस तरह से हमें हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पर, ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं। अच्छा एक बात याद रखें, जितने वेरिएबल्स होंगे ना उतनी आपको इक्वेशन चाहिए होगी उस वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर सिर्फ एक वेरिएबल है तो आप एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपके पास दूसरी इक्वेशन ना हो। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस होंगी, तभी वो सॉल्व होगी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं।
और ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। देखें आप, ये फर्स्ट वाली भी लीनियर है और सेकंड वाली भी लीनियर। लीनियर और क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है, अच्छा मुझे ये जल्दी से बताए चैट में, कोई लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या फर्क होता है? हम लीनियर और क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? चैट में बताएं, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ओके, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री होती है, लीनियर में पावर 1 होता है। ओके, हमारे पास जो वेरिएबल होता है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करते हुए, कि ये जो एक्स वाई एबीसीडी के टर्म्स होते हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के ऊपर पावर होती है। तो लीनियर में जब पावर 1 होती, डिग्री भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, और इंडाइसिस भी कहते हैं, सर्ज भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। उसको हम क्या कहते हैं, अगर वो 1 हो तो वो इक्वेशन लीनियर कहलाएगी। अगर हाईएस्ट डिग्री इक्वेशन की 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, 3 हो तो क्यूबिक कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम उसको क्या कहते हैं, इक्वेशंस को नाम देते हैं। अब ये 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हर सवाल आप एलिमिनेशन से नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सवाल को अगर आप देखें, यहाँ पे जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाती हूँ पहले। अब मुझे पहले बताएं किस किस को एलिमिनेशन मेथड आता है और किस किस को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता। ओके, यस मैम, को नहीं आता, आई नो मैम। अच्छा, कुछ बच्चों को एलिमिनेशन मेथड आता है, किसको नहीं आता? ठीक है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता, तो हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड का सिंपली मतलब ये होता है कि आप इक्वेशन को उस हद तक ले आए कि अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल बचे, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि अगर एक वेरिएबल बचेगा तो इजीली हमें उसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन की तरह हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। सही है। अब इसमें देखें, इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो एक्स बी प्लस का है, एक्स बी प्लस का है, तो हमारे पास 2x आ जाएगा। सही है। और ये y एक जगह पे हमारे पास y प्लस का है, दूसरी जगह पे y माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास y नहीं बचेगा, y खत्म हो गया। और अगर हम 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, इसको ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास x की वैल्यू, लीनियर इक्वेशन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आई 7/2। अब ये जो x की वैल्यू आई ना आपके पास 7/2, अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो थी भाई बहुत इजी तरीका था, हमने इजीली सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस होता, ठीक है, प्लस नहीं होता, यहाँ समझ लें माइनस की जगह 2y होता, 1y नहीं होता, तो हम इसको कैसे करते? ओके, तो पहले वाला तरीका तो बहुत इजी था। अब दूसरे वाले में देखिए, इक्वेशन कुछ इस तरह की है। अभी भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे कुछ कट नहीं, कटेगा तो सही लेकिन ये सेम नहीं है ना। y में से -2 में से -2y में से 1y कट जाएगा, तभी भी माइनस का y बचेगा, हमारा वेरिएबल खत्म नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए चैट में बताएं, मैं आप लोगों को 1 मिनट का वक्त देती हूँ, आप मुझे बताएं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, और किस किस तरीके से हम इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके ऐसी सिचुएशन तक ला सकते हैं कि हमारा एक वेरिएबल कट जाए। अच्छा, इसको हम 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नो आइडिया, साइन चेंज, वेरी गुड। 2 तरीके हैं, देखें x और x ये सेम है, हम या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इस y को 2y बना सकते हैं, फिर हमारा y कट जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें, हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो है इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के साथ, फर्स्ट वाली के साथ या सेकंड वाली के साथ, अगर -1 मल्टीप्लाई कर दें, -1 मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन के साथ, तो फिर मतलब इसका मतलब यही होगा कि इक्वेशन की जो है वो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा -x -y इज इक्वल्स टू -5। अच्छा, ये याद रखें कि पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। सही है, पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ हम वो चीज मल्टीप्लाई करेंगे। अब करने से क्या होगा कि x x से कट जाएगा,
हमने पहले पहले कंडीशन में y को काटा था, अब इक्वेशन चेंज हो गई, अब हम x को काट रहे हैं। x x से कट जाएगा, माइनस का 2y माइनस का y, तो बचेगा माइनस का 3y, बचेगा नहीं होगा माइनस का 3y। अब ये माइनस का 5 था और ये प्लस का 2 है, माइनस का 5 प्लस का 2 बचेगा माइनस का 3। अब माइनस का 3y माइनस का 3, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू किसी भी दूसरी इक्वेशन में डाल के, पहली वाली में डालो, दूसरी वाली में डालो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी y इज इक्वल्स टू 3 नहीं 1 होगा, माय मिस्टेक, 1 होगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाके इस तरफ से जाके 3 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। और y का वैल्यू 1 है, वो किसी भी इक्वेशन में डाल के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था हमारा जी एलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से जो है हम, ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि किसी भी इक्वेशन को आप पहली इक्वेशन को लें, आप उसको x की वैल्यू निकालें इसमें से, यानी कि x की वैल्यू निकालने का मतलब है x इन टर्म्स ऑफ y। तो y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 5 माइनस वाई बन जाएगा। अब ये x की वैल्यू मिल गई, ये वाली x की वैल्यू हम दूसरी में डालेंगे। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना इक्वेशन को, उस इक्वेशन में वापस दोबारा से वैल्यू नहीं डालेंगे। ठीक है, उसमें दोबारा नहीं डालेंगे। आपने पहली वाली को मैनिपुलेट किया है, उसमें से x की निकाली है, तो दोबारा इसमें से x नहीं, इसमें ही x नहीं डालेंगे, x दूसरी इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे सकते हैं। ऐसे करने से आपको जो है चीजें आसान रहती हैं। इक्वेशन को नाम दे देंगे तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी में डाल के फिर यस पुट इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरी इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अभी करके देखते हैं। अगर हम इसमें दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं तो हमारे पास x की जगह पे 5 माइनस वाई, क्योंकि x का मतलब है 5 माइनस वाई, x की जगह पे हम 5 माइनस वाई लिख देंगे और y की जगह पे रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। अब इसमें से अगेन y की वैल्यू मिल सकती है, तो अगर हम इन दोनों y को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2y। ठीक है, और ये बराबर होगा 3 के। अब अगर मैं 2y को इस तरफ लेकर आऊं और 3 को इस तरफ लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2y। अगेन 2 इज इक्वल्स टू 2y और y इज इक्वल्स टू 1। देखें अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी y का वैल्यू 1 आ गया। सही है, वेरी गुड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है, y का वैल्यू मिल गया, अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू डाल के आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। ये हो गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। जिसको जो मेथड यूज जी दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, जिसको जो ज्यादा इजी लगता है, जो जल्दी से जो वाला मेथड सॉल्व कर सकता है वो कर ले। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये कि सब्स्टिट्यूशन हमेशा काम करता है। एलिमिनेशन मेथड का ये है कि कभी कभी एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड को सिचुएशन में अवॉइड करते हैं। शुरू शुरू में जिस तरह इक्वेशंस लिखी हुई थी उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान नजर आ रहा था, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया भाई बहुत इजीली। लेकिन अगर किसी सिचुएशन पे वो बहुत मुश्किल हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी रहता है और आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था भाई एक्सपोनेंट का इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस हमने सब डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं रूल्स फॉर एक्सपोनेंट्स। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को एक्सपोनेंट्स के सारे रूल्स पता होंगे और बहुत सारे बच्चों को रूल्स नहीं पता होंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 सारे रूल्स एक्सपोनेंट्स के डिस्कस करेंगे और फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बच्चे थोड़ी थोड़ी सी ना गलती भी करते हैं उसके अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहला रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। प्रोडक्ट ऑफ पावर्स व्हेन मल्टीप्लाइंग विद द सेम बेस एट द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यही ये बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अंदर लिखा तो इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा भाई x की पावर है मेरे पास 3। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5 के साथ। तो अब ये इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ये बराबर हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 5 से। ठीक है, ये इसके बराबर होता है।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं एग्जाम्स में, खास करके मैंने देखा है और बहुत सारे बच्चों के पेपर्स चेक करते हुए भी मैंने ये गलती नोट की है कि ये रूल तब सिर्फ एप्लीकेबल होता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो। अगर बीच में प्लस का साइन आ जाए तब आप नहीं ये रूल यूज कर सकते। सही है। इसका बात का खास ख्याल रखें कि ये रूल सिर्फ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होगा। ये पावर्स तभी ऐड होंगी जब आपके पास बेसिस सेम होंगी और बीच में मल्टीप्लाई की सिंबल होगी, तभी ये रूल वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। बीच में प्लस होता है तो फिर ये रूल वैलिड नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और गलती भी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x था और x की पावर 3 थी, ठीक है, सॉरी y की पावर 3 और x की पावर 5। अब भी ये रूल वैलिड नहीं है क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। दो कंडीशंस होनी चाहिए मल्टीप्लाई वाली कि दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो उनकी बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम एक्सपोनेंट्स को यानी पावर्स को ऐड कर देते हैं। आर यू गेटिंग मी? जी, x प्लस एक्स हो तो फिर वो 2x वो ऐड हो जाता है सिंपली, लेकिन अगर बेसिस चेंज हो तो हम ऐड भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज आप नोट कर लें कि जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर हम ये x प्लस एक्स ये बराबर होगा 2x के, ठीक है, इस कंडीशन में 2x के बराबर होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है x पावर 3 और यहाँ पर है x पावर 5, तो हम और बीच में इनके क्या है, बीच में इनके है प्लस। अब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब वो लाइक टर्म्स होती हैं। अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस चीज का खास ख्याल रखें और इस रूल को यूज करते हुए आप इस चीज को का ध्यान रखें कि ये रूल कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इसी कंडीशन में दो चीजों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस सेम है तो ये एप्लीकेबल होगा। सेम इज द केस विथ कोशेंट ऑफ पावर्स। इसमें भी सेम ही आपने रूल अप्लाई करना होता है कि आपके पास बेसिस सेम होंगी और डिवाइड हो रहे होंगे, तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर आपके पास बेसिस सेम है और दोनों नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तभी ये रूल वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और x इस वाले x की पावर जो है, इस वाले x की पावर 2 है और इस वाले x की पावर जो है 1 है। सही है। तो ये बराबर होगा x की पावर 2 -1। ये तो आप बिना करे भी मतलब बिना देखे भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि x स्क्वायर से x डिवाइड हो रहा है तो 1 बचेगा, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये होती है। ठीक है। इस चीज का भी ख्याल रखें कि ये भी सिर्फ इस सर्टेन कंडीशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि अगर दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और दोनों की बेसिस सेम है तभी ये माइनस वाली बात हमारी वैलिड होगी, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगी। ये रूल है, ये रूल कहलाता है कोशेंट ऑफ पावर्स और ये पहले वाला रूल कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, ये दो रूल होते हैं एक्सपोनेंट के। दो रूल्स क्लियर हैं। अब हम तीसरे रूल पे जाते हैं। ठीक है, x की पावर 1 से। अभी है पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास है x और x की पावर है मेरे पास 2, ठीक है, और इस पूरे की होल पावर है 3, तो अब ये बराबर होगा किसके? अब ये बराबर होगा x की पावर 2 टाइम्स 3 के। ठीक है, ये भी सिर्फ तभी वैलिड होगा जब जो है ये दोनों इस तरीके से लिखे गए हो, पावर्स इस तरीके से लिखे गए होंगे तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 2 के ऊपर पावर 2 नहीं, पावर 3 नहीं है। अब ये क्या है? 2 के ऊपर पावर नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x की पावर 2 भी है और फिर इस पूरे की पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि अगर x के पास कोई नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल x2 हो, तो पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर हम उस पर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, इससे बेहतर है हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पावर यूज कर लें। लेकिन ये भी सर्टेन कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होगा कि पावर रेज कर रही हो ब्रैकेट के बाहर से। अगर ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि x है, ठीक है, एक लेते हैं, सही है। अब मैं कह रही हूं कि ये x है, उसकी पावर 2 है और अब इसके ऊपर 3 है।
अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बताएं अब क्या होगा, अब x की पावर क्या बनेगी? इस क्या ये वाला रूल अब भी इस पे वैलिड है या अब वैलिड नहीं है? नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि अब ये इस होल के ऊपर पावर नहीं है, अब ये 3 जो है वो पूरे सिर्फ 2 के ऊपर पावर है। तो अब 2 पावर 3 होता है तो 8 के बराबर होता है, तो पूरे x की पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये रूल्स तो बहुत सारे बच्चों को पता होते हैं, लेकिन रूल्स यूज करने में बच्चे जो है वो गलती कर लेते हैं। कभी उसको किस तरीके से यूज करते हैं, कभी उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो रूल तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन रूल को यूज करना भी आपको सही से पता हो कि किस कंडीशन के अंदर वो रूल यूज होगा। अब है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है x मल्टीप्लाई बाय y, और इस पूरे के ऊपर मेरे पास पावर है 2। तो अब क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट टू ईच बेस। इसका मतलब ये है कि हम x को भी अलग से पावर देंगे 2, और इसको y को भी अलग से पावर देंगे 2। ठीक है, अब इसमें क्या गलती करते हैं बच्चे कि अगर कभी कभी मैंने ये देखा है कि अगर इसके पीछे अंदर प्लस होता है, प्लस होगा तो फिर भी क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे। अब ये बराबर नहीं है, ये भी तब वैलिड होगा जब दोनों की प्रोडक्ट हो। अगर दोनों का सम हो, उसके ऊपर होल पावर हो, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। आई होप यू गॉट द एक्सेप्शंस, कि अगर बीच में मल्टीप्लाई की सिंबल हो तो ये इसके बराबर होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर्स को। अगर मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती है, प्लस की साइन होती है या माइनस की साइन होती है, तो इस पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अब है पावर ऑफ अ कोशंट। डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये रूल जो है किसी को पता है? कोई अगर मुझे बताना चाहे, बिफोर मैं बताऊं, मैं तो बताऊंगी, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई बताना चाहता है ये रूल तो आप बता सकते हैं। वो एक साथ सही है, मैं पूछ रही हूँ पावर, और रूल नंबर 5, पावर ऑफ अ कोशंट, इसका क्या मतलब होता है और ये कौन सा रूल होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर? नो आइडिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके पास 3, वैसे 2 होता है, 2 हम लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे ये स्क्वायर रूट सिंपली लिख दो तो वो 2 होता है, लेकिन अगर 3 है तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है। सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका रूट है, इसका रूट कहलाएगा, इसको कहते हैं क्यूब रूट। और अगर 2 हो तो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और अंदर इसके मेरे पास है x और इसकी पावर है 2। तो अब ये बराबर होता है, इसको याद रखें, जो हमारा क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब ये पावर हो जाएगी, अब ये जो 3 है ना रूट वाला, वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो x के अंदर पावर थी वो जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी। सही है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। सिंपली आपने देखा होगा कि अगर किसी के ऊपर स्क्वायर होता है, हमने मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना, x के ऊपर अगर क्यूब है, यानी रेडिकल है, क्यूब नहीं रेडिकल है, ये x है, तो ये किसके बराबर, या फिर चले x नहीं करते, यहाँ पे हम ये कर देते हैं कि ये मेरे पास है 16। सही है, तो ये बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 16 की पावर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो स्क्वायर रूट था, इस ये डिनोमिनेटर में आ गया, जो रूट वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और इसके अंदर जो ऊपर पावर होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है। ये इस तरह वैलिड होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होती हैं। बच्चे गलतियां क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है मैंने ऐसे, मैंने सवाल दिया है, सही है, इसके सामने लिखा हुआ है 3, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो अब इसको भी बराबर कर देंगे, इसको इसी के बराबर कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था। क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा या गलत होगा? नहीं, गलत होगा, रॉन्ग। वेरी गुड, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इसके टिप के ऊपर रखा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसका रूट कहलाता है। अदरवाइज ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप बताएं मुझे, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा 3x1/4 के। नहीं,
ये बराबर होगा 3x, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बाकी 3 जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x। दिस इज द राइट आंसर, ये हमारा रूल था। उसके बाद जीरो एक्सपोनेंट रूल है, ये तो सबको ही पता होगा, आई एम श्योर। इस रूल का मतलब, और ये मेरा फेवरेट रूल है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर जीरो है ना, पावर जीरो है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर पे, यहाँ पे आप करोड़ भी लिख दें, 1 लाख भी लिख दें, अगर उसके ऊपर पावर 1 है तो मतलब पावर जीरो है तो समझो वो 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1 के बराबर। किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो है तो वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 है तो वो नंबर अपने बराबर ही होता है। किसी भी नंबर की पावर 1 है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 है, उसकी पावर 1 है तो ये बराबर 10 के ही होगा। किसी की भी पावर 1 है तो वो उस नंबर के अपने बराबर होगा, और अगर पावर जीरो है तो वो 1 के बराबर होगा। ये एक रूल होता है। उसके बाद है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ठीक है, ये यहाँ पर 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पर है x और यहाँ पर है 2। तो अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा x पावर -2 के, क्योंकि जब ये, मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन भी ये है क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ x पावर जीरो, ठीक है, 1 को x पावर जीरो लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर जीरो होगी तो वो 1 के बराबर ही होगा। इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमने कहा था कि ये मल्टीप्लाई, अगर बेसिस सेम हो, नंबर्स डिवाइड हो रहे हो या टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 - 2 विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू x पावर -2। ठीक है, तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा। इसलिए हम इस रूल को क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, कि ये नंबर ऊपर चला जाएगा अगर ऊपर 1 हो और वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखें जीरो की पावर अगर 1 हो तो जीरो के इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, थैंक यू। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ ले लें, जो भी मैंने समझाया है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, इसमें वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो मैंने आपको बताए अभी। बस ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको पता है कैसे होगा? लास्ट वाला क्वेश्चन है जो, ओके 5 मिनट ही रहते हैं बस, आप लोग फिर नमाज पढ़ लें। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर एग्जाम्पल दोनों के बीच में प्लस है और ये, इस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता आप लोगों से तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है जो मैंने शायद नहीं समझाया, मैं वो बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर 2, या सॉरी एक्स स्क्वायर है आपके पास, इक्वेशन में लिखते ज्यादा इजी रहेगा। ये रूल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक्स है, ठीक है, इसकी पावर है 2 और ये बराबर है 4, मतलब समझ लें 2 की पावर x -2 के, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। इस रूल का मतलब ये होता है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स की पावर x -2 के, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे इक्वेट कर सकती हूँ, जो कि बराबर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x -2 के। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी बेसिस सेम है, और अगर इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ से बेसिस सेम हो और उनके पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x -2 और फिर x मेरे पास बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके, 4 के। ठीक है,
तो ये पता है, तो ये वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करिएगा। और भी क्वेश्चंस हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन ये इसी रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे जो मैंने अभी अभी बताया आपको। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लें, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रूल्स फॉर लॉगरिथम्स हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि जैसे एक्सपोनेंट्स के रूल हमने डिस्कस किए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको रूल्स फॉर लॉगरिथम्स पूरे आते हैं? अगर आप लोगों को रूल्स आते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथम के सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर रूल्स नहीं आते तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ रूल्स डिस्कस करूंगी। आते हैं लॉगरिथम के सारे रूल्स? नहीं आते, नहीं आते। कुछ कह रहे हैं आते हैं, कुछ कहते हैं नहीं आते। ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को ओके मोस्टली कह रहे हैं नहीं आते, तो हम लॉगरिथम के बहुत सारे रूल्स डिस्कस करेंगे और फिर कन्वर्ट भी करके मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्सपोनेंट्स को लॉगरिथम्स में और लॉगरिथम्स को एक्सपोनेंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और किस तरह के टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिर हम जी लॉगरिथम्स पढ़ा दूंगी मैं। ये वाला टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी। अच्छा, मेरी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फ्राइडे वाले दिन होगी। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। कल की मैंने क्लास नहीं ली थी, आज मैंने क्लास ली है और कल वाली रीस्केड्यूल करी है मैंने फ्राइडे को। सही है, तो फिर हम फ्राइडे को मिलेंगे और मैं आप लोगों को लॉगरिथम वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसको रूल्स को जल्दी से डिस्कस करके उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे कि लॉगरिथम के क्वेश्चंस जो है कैसे होंगे। कल आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी और थर्सडे पर भी इंग्लिश की क्लास होगी। सो अल्लाह हाफिज फॉर दैट देन, एंड क्लास का टाइम खत्म होने वाला है और फिर हम फ्राइडे को मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।